आमने सामने परिचय नहीं हुआ, तो मैं बताना चाहूंगी। मेरा नाम प्रिया मिश्रा है और मैं आरएलएम टीम की एक मेंबर हूँ। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज का जो वेबिनार है वो आप सभी के लिए इसीलिए रखा गया है कि आपका परिचय डॉक्टर रचित गुलाटी जी से करवाया जा सके और वो हम सभी को बताएं कि एक सटीक डायग्नोसिस करने में हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं डॉक्टर्स की। तो हमारे साथ हमारी कंपनी के एचआर अभिषेक मिश्रा सर हैं, मार्केटिंग टीम से दीपक सर हैं और हमारे कोऑर्डिनेशन टीम से सुमित सर हैं। डॉक्टर रचित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बिजी शेड्यूल होने पे भी थोड़ा सा टाइम हम लोग के लिए निकाल के इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं चाहूंगी सुमित सर से कि सर आप थोड़ा सा डॉक्टर रचित सर का परिचय दें और बताएं उनके बारे में हमारे हेल्थ पार्टनर्स को। ओवर टू यू सुमित सर। थैंक यू प्रिया। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि प्रिया ने बताया है डॉक्टर रचित गुलाटी के बारे में, तो हो सकता है कि आप सभी ने डॉक्टर रचित गुलाटी से पहले कोई पेशेंट्स दिखा दिए हों, तो आई थिंक सभी आप डॉक्टर रचित गुलाटी को जानते होंगे। तो जो डॉक्टर रचित गुलाटी हैं ये जयपुर से हैं, ठीक है। ये इसमें गठिया रोग के, शारीरिक चिकित्सा, इनके सभी तरह के ये पेशेंट्स देखते हैं। तो मैं डॉक्टर रचित गुलाटी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपना छोटा सा एक परिचय इनको दे दीजिए, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं पीपीटी को। ओवर टू यू सर। सुमित जी, प्रिया जी, अभिषेक जी, सब जियो के एम्प्लॉयज और सारे हमारे हेल्थ पार्टनर्स, आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको। यस सर। हाँ जी, तो प्रेजेंटेशन ही स्टार्ट करते हैं, उसी में ही परिचय वगैरह सब स्टार्ट करते हैं सुमित जी। यस यस, श्योर श्योर सर। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर। हाँ जी, तो अगले 15 से 20 मिनट हम दर्द और गठिया रोग के निदान के बारे में बात करेंगे। देखिए, चिकित्सा करना मेरा काम है, पर मैंने पहले भी बोला था, मेरे आँख, नाक और कान आप लोग हैं, आप हेल्थ पार्टनर्स हैं, और आप लोगों के बिना टेलीमेडिसिन करना, टेली कंसल्टेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ महीनों से मैं जियो के साथ हूँ और देखा गया है, मैं खुद देख पा रहा हूँ कि डायग्नोसिस करने में, स्पेशली दर्द और गठिया रोग की जब हम बात करें, उसका डायग्नोसिस करने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है दूसरे डायग्नोसिस से। जैसे कि अगर बीपी ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है पेशेंट का, या पेशेंट को बुखार है, तो उसको मापा जा सकता है थर्मामीटर द्वारा, बीपी की मशीन के द्वारा, ग्लूकोमीटर शुगर की मशीन के द्वारा। पर दर्द को मापा नहीं जा सकता, आर्थराइटिस को मापा नहीं जा सकता। उसमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, उसमें कुछ शरीर के पर्टिकुलर अंग को हिलाना पड़ता है, या उसमें कुछ मनूवर देना पड़ता है या खींचना पड़ता है, जिससे पता लगता है कि असल में दर्द का मूल कारण क्या है। और यदि वो मुझको पता लग जाए, या किसी भी और रिमेटोलॉजिस्ट या पेन स्पेशलिस्ट को पता लग जाए, तो डायग्नोसिस करना बड़ा आसान हो जाता है। और डायग्नोसिस करना अगर आसान हो जाता है, तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा बहुत ही सटीक और बहुत ही पिन पॉइंटेड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है अगर डायग्नोसिस हमको पता लग जाए। एक चिकित्सा का 80 से 90% भाग ही सही बीमारी को डायग्नोस करना है। तो आज हम अगले 15 से 20 मिनट तक इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। मैं थोड़े से टेस्ट आपको बताना चाहूँगा, आपसे आपके सजेशंस लेना चाहूँगा, ताकि हम लोग सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की सहायता कर सकें। ये मेरा परिचय है, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं दर्द, गठिया रोग और पुनर्वास विशेषज्ञ हूँ। मैंने MBBS, मेरा डॉक्टरी की अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से की है, और मैंने MD यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से की है। मैंने 2 फेलोशिप की है, एक रूमेटोलॉजी यानी गठिया रोग में यूलर स्विट्जरलैंड से, यूरोप से, और पेन मेडिसिन की यानी दर्द से रिलेटेड फेलोशिप मैंने की है भोपाल से।
मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर में, सहायक आचार्य हूँ मैं यहाँ पे, और साथ ही मैं कंसल्टेंट हूँ दर्द और गठिया रोग का जियो मित्र ई क्लिनिक के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज मेरे अगले 15 से 20 मिनट की प्रेजेंटेशन का मूल उद्देश्य क्या है। 4 मूल उद्देश्य है। पहला है बेहतर समन्वय। बेहतर समन्वय मेरे और आप लोग हेल्थ पार्टनर्स के बीच में। जैसे कि मैंने पहले मुझे लगता है अभी डॉक्टर रचित डिस्कनेक्ट हो गए, तुरंत थोड़ी देर में फिर से ज्वाइन। हाँ, डॉक्टर रचित गुलाटी दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, उनका डिस्कनेक्ट हो गया, अभी वो कर रहे हैं। हाँ, अभी डॉक्टर रचित गुलाटी बस 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक आपको थोड़ा सा हम अपना सर जिनके वॉइस का इशू आ रहा है उसको शॉर्ट कर देते हैं। बहुत हमारे हेल्थ पार्टनर है जिनको आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो नीचे आप लोगों को एक माइक का बटन दिख रहा होगा, नीचे आप लोग की स्क्रीन पर ही लेफ्ट साइड में एक माइक का ऑप्शन बना हुआ होगा, एक आइकन बना हुआ होगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। पंकज अभी आ रही है? नीचे आपको दिख रहा होगा नीचे, और दानिश जी आपको भी नीचे में माइक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। कुछ ना है कतई। हेलो, ये अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे, जैसे अभी यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। माफ कीजिएगा, मेरा थोड़ा कनेक्शन चला गया था। मेरे को शेयर स्क्रीन करने का ऑन कर दीजिए। मेरी स्क्रीन सब नजर आ रही है सुमित जी? हाँ जी, यस सर, आ रही है। हाँ जी, सॉरी। हाँ, तो पहली चीज है आ बेहतर रही है सर। समन्वय। थैंक यू वेरी मच। आपके और हमारे बीच में एक बेहतर समन्वय हो जाएगा तो मैं स्वयं पेशेंट के करीब तक पहुंच सकता हूं जहां पे आप लोग हैं, और आप मेरी उसमें सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है सटीक डायग्नोसिस। देखिए, डायग्नोसिस 80 से 90% पार्ट होता है एक बेहतर चिकित्सा का, बेहतर इलाज का। तो अगर अगले कुछ टेस्ट जो कि आप मेरे लिए वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे पेशेंट के ऊपर, वो अगर हम कर लें तो हम एक तो सटीक डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और पेशेंट को उन दामी इन्वेस्टिगेशन से बचा सकते हैं, जैसे मैं आगे उदाहरण दूंगा। तो सस्ते में और बेहतर इलाज पेशेंट का हो सकता है, और बेहतर इलाज जितना पेशेंट का होएगा उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक पहुंच पाएंगे। तीसरी चीज, जागरूकता। देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये वेबिनार करने का ये नहीं है कि आप लोग मुझे मदद कर पाए। आगे आने वाले कोई भी ऑर्थोपेडिशियन, कोई भी पेन स्पेशलिस्ट या कोई भी रूमेटोलॉजिस्ट को भी मदद कर सकते हैं। आप ये टेस्ट, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट अपने और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो भी इस बीमारियों को डायग्नोस करने में डॉक्टरों की हेल्प कर सके और हम एक बेहतर डायग्नोसिस के साथ बेहतर चिकित्सा दे सकें। और फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, समाज कल्याण। हम लोग सब मिलके यही काम कर रहे हैं। जियो मित्र ई क्लिनिक का एकमात्र उद्देश्य यही है कि गांव गांव में डॉक्टर हो, गांव गांव में हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव हो,
महात्मा गांधी जी ने बोला था, भारत का असली दिल गांव में बसता है, और हम गांव-गांव तक उस आखिरी व्यक्ति तक रीच करना चाहते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाता है। हम उस तक पहुंचना चाहते हैं और उसको बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं। इससे बड़ा समाज कल्याण का काम और कुछ हो नहीं सकता, और हम, आप, जियो के सारे कर्मचारी सब हाथ में हाथ मिला के यही काम कर रहे हैं और यही काम करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं। मरीज का रेफरल, आप मुझे कौन कौन से मरीज रेफर कर सकते हैं? अगर मरीज कंप्लेन करे आपके पास कि मुझको दर्द है, शरीर के किसी भी अंग का दर्द, चाहे सर से लेके पांव तक कहीं का भी दर्द हो, वो आप मुझ तक रेफरल भेज सकते हैं। जकड़न, जोड़ों में जकड़न, यानी कि सुबह में या रात में मरीज बोल रहा है कि मेरे जोड़ों की जो पूरी गति की जो सीमा है वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा, जोड़ों में जकड़न आ रही है, अकड़ाहट आ रही है। सूजन, जोड़े सूज जाना, जोड़े लाल हो जाना, जोड़े गर्म हो जाना, ये सब एक आर्थराइटिस के साइंस हैं। अगर ये सब पेशेंट के अंदर आ रहे हैं तो आप शीघ्र से शीघ्र मुझ तक या किसी और रिमेटोलॉजिस्ट तक पेशेंट को रेफरल कीजिए, ताकि ठीक से ठीक और जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो सके। झिंझनाहट, ये एक नर्व में या नसों में दर्द का एक साइन है कि मरीज बोल रहा है मेरे हाथों में या पाँव में झिंझनाहट हो रही है, जलन हो रही है, सूनापन हो रहा है, सुइयां चुभ रही हैं। ये सब अगर कोई भी सिम्टम्स पेशेंट आपको बोल रहा है या बता रहा है कि ये सब मुझे कोई ना कोई लक्षण आ रहे हैं, तो आप शीघ्र ही रेफरल कीजिए। दुर्बलता, मुंह के मांसपेशियों से लेके हाथ और पांव की मांसपेशियों में कहीं पे भी दुर्बलता आ जाए, ताकत की कमी आ जाए, तो आप जल्दी से जल्दी मरीज का रेफरल कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रोजाना के कार्य में दिक्कत। देखिए, हमारी बॉडी डिजाइन ही इस तरीके से की गई है कि हम रोजमर्रा के हमारे काम कर सकें, और वो कोई काम अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा, यानी कहीं ना कहीं पेशेंट के फंक्शन में कमी है या रोजमर्रा के कार्यों में दिक्कत है, तो आप शीघ्र ही पेशेंट को हम तक रेफरल भेजिए। जैसे कि ये सब फोटो में भी दिखाई दे सकता है। पहली फोटो में कि घुटना लाल हो गया है, घुटने में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रही है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सबसे पहला पेशेंट का लक्षण है। पाँव में सूजन हो जाती है, जो कि गाउट जिसे कॉमनली बोलते हैं, जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है, उसका लक्षण है। पाँव के तलवे में जलन हो रही है, झिंझनाहट हो रही है या सुइयां चुभ रही हैं। ये डायबिटीज में भी देखा गया है, और भी कारणों से देखा जाता है। कभी कभी कमर से भी पाँव में दर्द जाता है और पेशेंट इस तरीके के सिम्टम रिपोर्ट करता है। शरीर के किसी भाग में लकवा आ जाए या दुर्बलता आ जाए या ताकत की कमी आ जाए, तो आप पेशेंट को रेफरल कर सकते हैं। पाँव में, एड़ियों में या कोई भी जॉइंट फूल जाए, सूजन आ जाए, चाहे वो धीरे धीरे बड़ा हो, चाहे वो एकदम से किसी चोट के बाद हुआ हो या किसी स्पोर्ट्स इंजरी के बाद हुआ हो, तो आप हम तक रेफरल भेज सकते हैं। चलिए अब हम सर से पाँव तक डिस्कस करते हैं क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या कॉमन कंप्लेंट्स पेशेंट की हो सकती है, और कैसे आप और हम मिलकर एक सटीक डायग्नोसिस की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर की। पेशेंट अगर सर दर्द लेके आए, तो सर दर्द 3 प्रकार का मोस्टली कॉमनली देखा जाता है। टेंशन हेडेक, जिसमें मसल टेंशन यानी मांसपेशियों के टेंशन या खिंचाव की वजह से वो हेडेक होता है। तो पेशेंट ये बताएगा कि मेरे सर पे एक बैंड जैसा, जैसे हेड बैंड बांधा जाता है, उस तरीके जैसा दर्द है, और ऐसा लग रहा है कि मेरे सर में कोई बैंड है और वो मेरे सर को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो अगर ऐसा कुछ पेशेंट बोल रहा है, तो वो टेंशन टाइप हेडेक की तरफ जाता है, और आप शीघ्र ही डायग्नोसिस भेज सकते हैं और इसका इलाज बहुत जल्दी किया जा सकता है आसानी से। दूसरे टाइप का हेडेक जो कि हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, जो कि हम हर हेडेक को वही हेडेक बना देते हैं, उसको कहते हैं माइग्रेन। देखिए, हर टाइप का सरदर्द माइग्रेन का सरदर्द नहीं होता है, और माइग्रेन का सरदर्द सबसे कॉमन सरदर्द में से एक होता है। इसके अंदर पेशेंट हमको बोलता है कि मेरे सर का एक हिस्सा दर्द कर रहा है, जो कि मेरे चेहरे और आंखों को भी इन्वॉल्व करता है। ये माइग्रेन का सबसे कॉमनली रिपोर्टेड साइन है। पेशेंट आके यही बताएगा। अगर ऐसा है तो भी हम रेफरल कर सकते हैं और हम इजीली उसका बेहतर चिकित्सा दे सकते हैं। तीसरा होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक के अंदर पेशेंट एक पर्टिकुलर आंख के अंदर के हिस्से के अंदर दर्द बताएगा, और साथ में बताएगा कि मेरी आंखों में कालापन भी आ जाता है और दर्द होता है, मैं रातों को सो नहीं पाता, ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। इसको ये बहुत ही
बहुत ही तीव्र दर्द होता है, इसमें शीघ्र से शीघ्र आप रेफरल कीजिए। तो ये पहचानना कि कौन सा सर दर्द किस कारण से हो रहा है या कौन सा सर दर्द किस टाइप का सर दर्द है, ये अगर आप डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं या आपस में बात कर सकते हैं या खुद तक पहुंचा सकते हैं तो बहुत अच्छा डायग्नोसिस बैठ सकता है, और डायग्नोसिस बैठ जाएगा तो इलाज जरूर बहुत अच्छा पेशेंट का हो ही जाएगा। दूसरा है चेहरे में दर्द या अन्य दिक्कतें, जैसे मुंह के पास यहाँ पे दर्द, पेशेंट अगर आ कर रहा है या कुछ खाने की कोशिश कर रहा है, उसके यहाँ पे दर्द हो रहा है। यहाँ पे एक जॉइंट होता है, एक जोड़ होता है जिसको हम टीएम जॉइंट बोलते हैं, आप खुद भी आ करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक जोड़ मूव हो रहा है, वो जोड़ रूमेटॉइड रोगों में भी या उम्र की वजह से जो गठियावात होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो जोड़ की वजह से बहुत दर्द होता है। और हमारी एक सबसे रोजमर्रा की सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है यानी कि खाना, वो पेशेंट का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पेशेंट खाना नहीं खा पाएगा अच्छे से, और पेशेंट खाना नहीं खा पाएगा तो तमाम तरीके की दिक्कतें पेशेंट को आएगी, और आप समझ ही सकते हैं फिर वो एक मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे भी प्रस्तुत की जा सकती है। दूसरा टाइप का सर दर्द जो बीच में जो चश्मे वाले अंकल जी का जो दर्द हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये एक मुंह के एक हिस्से में दर्द होता है, ये मुंह का हिस्सा ये गालों के आसपास रहता है। ये प्रॉब्लम सलमान खान को भी हुई थी, इसमें शेव करना या ब्रश करने में पेशेंट को बहुत कठिनाई होती है, एकदम से झंझनाहट होती है। अब सलमान खान जी को हुई थी तो अमेरिका गए थे इसका इलाज करने के लिए, लाखों रुपए भी खर्चा किए थे, पर हमारे क्लिनिक में ये इलाज गांव-गांव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भी हम कर सकते हैं और करेंगे। तीसरा होता है मुंह का एक साइड टेढ़ा हो जाना या मुंह का लकवा मार जाना। मुंह का लकवा मार जाना या मुंह को टेढ़ा हो जाने का ये मतलब नहीं है कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, पर ये स्ट्रोक का एक इम्पोर्टेंट साइन है, इसीलिए डॉक्टर के पास पहुंचना जरूरी है। मुंह का अगर टेढ़ा हो जाए तो शीघ्र ही आप डॉक्टर को रेफरल कीजिए। वो पहले तो रूल आउट करेगा कि ये स्ट्रोक की वजह से हो रहा है या अन्य कारण की वजह से हो रहा है। स्ट्रोक की वजह से हो रहा है तो सीधा ही पेशेंट को हॉस्पिटल रेफर करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, लेकिन अगर उसकी वजह से नहीं हो रहा तो घर बैठे भी पेशेंट का या दूर बैठे भी पेशेंट का इलाज किया जाना संभव। दूसरा हम आते हैं गर्दन में दर्द। आप सभी के किसी ना किसी रिलेटिव को, किसी ना किसी दोस्त को, किसी ना किसी परिवार वाले को या खुद को गर्दन में दर्द या कमर में दर्द हुआ ही होगा। हम लोगों को लगता है हर गर्दन का दर्द अगर हमको हुआ तो वो स्लिप डिस्क हो गया है, या गर्दन में दर्द हुआ तो हमारे गर्दन के नसों के अंदर जो डिस्क पाई जाती है वो बाहर निकल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्दन के अंदर और भी बहुत कारण है जिसकी वजह से दर्द हो सकता है, और अगर हम वो सटीक कारण को डायग्नोज कर सके कुछ छोटे मोटे टेस्ट से, तो एक तो मरीजों को हम दामी इन्वेस्टिगेशंस यानी कि एमआरआई और सिटी स्कैन से बचा सकते हैं, सस्ता इलाज कर सकते हैं, सटीक डायग्नोसिस कर सकते हैं और पेशेंट को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट इसके अंदर होता है स्पर्लिंग टेस्ट। स्पर्लिंग टेस्ट के लिए क्या करना होता है, जिस भी साइड में पेशेंट गर्दन के साथ में हाथों का इन्वॉल्वमेंट, यानी मेरे गर्दन में दर्द है और सपोज दाएं हाथ में मेरे झिंझनाहट है, तो दाएं साइड पे गर्दन को घुमाइए, गर्दन पेशेंट को बोलिए गर्दन दाएं साइड में घुमा के ऊपर की तरफ देखिए, और पीछे की तरफ हमारे हेल्थ पार्टनर खड़े होंगे, सामने की तरफ पेशेंट होगा, उनके माथे से उनके सर को दबाइए, यानी कि जिस साइड पे झिंझनाहट हो रही है, जिस साइड इन्वॉल्व हो रही है उस साइड पेशेंट का गर्दन घुमाइए, पेशेंट को रिक्वेस्ट कीजिए ऊपर की तरफ देखेगा और आप पीछे से खड़े होके उनका सर या माथे को दबाइए। तो पेशेंट अगर बोलेगा कि मेरी उस पर्टिकुलर रीजन में झिंझनाहट बढ़ गई है या दोबारा आने लग गई है, यानी कि सटीक डायग्नोसिस हो गया है कि गर्दन के रीढ़ की हड्डी से जो नसें जो उस पर्टिकुलर रीजन में जा रही है वो नसें दब रही हैं। ये एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस अगर मेरा वहीं पे हो गया, दूर बैठे ही हो गया, इसके लिए मुझको 6 से 7 हजार रुपए एमआरआई कराने के लिए दे सकते हैं, वो हम बचा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं और इलाज दे सकते हैं। वो इलाज में दवाइयां भी होंगी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस यानी हमारी जीवन शैली में बदलाव भी होगा और एक्सरसाइजेस भी होगी जो हम और आप मिलके पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा है ट्रिगर पॉइंट्स। बहुत ज्यादा स्पेशली आजकल कोविड के बाद लॉकडाउन में देखा गया है, यंग पेशेंट्स गर्दन में दर्द या ऊपरी बैक में दर्द लेके आने लगे हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर बोलिए, निरंतर मोबाइल पे कार्य बोलिए, निरंतर लैपटॉप पे कार्य बोलिए, खराब पोस्चर बोलिए, इसकी वजह से बहुत कॉमनली ऐसा देखा गया है कि पेशेंट तो बोलता है गर्दन में दर्द, हमको लगता है डिस्क, लेकिन हम गर्दन के पास के इन हिस्सों को जो लाल हुए हैं इनको दबाते हैं
और पेशेंट एकदम से कूदता है और बोलता है मेरा तो दर्द यहीं से आ रहा है, गर्दन से नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगा कि गर्दन से है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं गर्दन में दर्द और इस दर्द में बहुत फर्क है। अगर इन दोनों में बहुत फर्क है तो इन दोनों के इलाज में भी डिफरेंस होएगा। मैंने काफी जियो मित्र ई क्लिनिक पे ये वाले डायग्नोस किए हैं और बहुत अच्छा हम लोगों को रिजल्ट भी मिल रहा है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई यंग पेशेंट या कोई पेशेंट आके बोल रहा है मेरे गर्दन में दर्द है, जरूर इन छोटे छोटे लाल पॉइंट्स जिनको हम ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, जैसे बंदूक का ट्रिगर होता है, इन ट्रिगर पॉइंट्स पे जरूर इनको दबाइए। और कितना दबाएंगे, इतना भी नहीं दबाना है कि नॉर्मल मांसपेशियों में भी दर्द होने लगे। इतना दबाइए कि आपका जो नाखून है वो जो लाल हुआ है वो दबाने के बाद सफेद हो जाए। यानी 4 से 5 kg वेट का प्रेशर ही हमको देना है, हमारा नाखून लाल से सफेद हो जाए। मैंने काफी हमारे हेल्थ पार्टनर्स के साथ ये वाला टेस्ट किया है और हमें बहुत अच्छा इस चीज का रिजल्ट मिल रहा है। मैं विश करूंगा, मैं कामना करूंगा आप लोगों के साथ भी आगे काम करें तो हम ऐसे पेशेंट्स को डायग्नोस करके फटाफट उनका इलाज कर सकें ताकि वो अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। तीसरा है गर्दन के गति की सीमा। देखिए बहुत सारे हेल्थ पार्टनर्स मुझे ये बोल देते हैं कि सर उसका गर्दन में रिस्ट्रिक्टेड है, गर्दन में सख्त हो रही है, उसकी गर्दन में जकड़न है। पर गर्दन में कौन सी रेंज में जकड़न है? सामने झुकते समय, पीछे जाते हुए, साइड में ले जाते हुए, या कानों की तरफ? जैसे हाँ वाला एक्शन, ना वाला एक्शन, कौन से एक्शन में पेशेंट को जकड़न है ये भी हमें पता लगाना जरूरी है। जिस साइड पे जकड़न होगी उस साइड के मसल की इन्वॉल्वमेंट होगी, हम उसी साइड के मसल को टारगेट करेंगे एक्सरसाइज थेरेपी देने के लिए या दवाइयां देने के लिए। तो गर्दन की गति की सीमा भी जानना जरूरी है, इनफैक्ट हर जॉइंट की गति की सीमा को जानना जरूरी है। दूसरा आता है कंधे में दर्द। बहुत कॉमन तकलीफ होती है, एक डायबिटिक या बूढ़े पेशेंट की आके हमारे पास बोलते हैं बेटा मेरे कंधे में दर्द हो रही है, कंधा जाम हो गया। तो हम एक डायग्नोसिस अपने दिमाग में बिठा लेते हैं फ्रोजन शोल्डर। नहीं, हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है। हमें फ्रोजन शोल्डर से आगे भी दूसरे दर्दों को देखना चाहिए, जिसके लिए फिर हमें एमआरआई कराते हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, जिसमें पेशेंट का पैसा भी लगता है और डायग्नोसिस हर बार सही नहीं भी आ पाता। अब कंधे के लिए भी हमें गति की सीमा आगे ले जाने में प्रॉब्लम है, पीछे ले जाने में प्रॉब्लम है, साइड से इंद्रधनुष बनाने में प्रॉब्लम है, दूसरा कंधा टच करने में प्रॉब्लम है, भीतर में घुमाने में या बाहर में घुमाने में प्रॉब्लम है। कब प्रॉब्लम है ये देखना भी जरूरी है, इसलिए रेंज ऑफ मोशन यानी गति की सीमा जानना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा काफी हेल्थ पार्टनर्स के साथ, अगर आप लोगों के साथ किसी के साथ मेरा हुआ बात की हो, मैं हमेशा कंधे में दर्द में ये रेंज ऑफ मोशन टेस्ट जरूर करवाता हूँ और ये करवाना भी चाहिए। अब कंधे के टेस्ट पर्टिकुलर देखने के लिए देखिए पहला बायां वाला टेस्ट देखते हैं। इसमें यहाँ पे एक मसल होता है सुप्रास्पिनेटस, उसके लिए ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट को हम बोलते हैं एम्प्टी कैन टेस्ट, यानी कैन या बोतल जिसे हम पानी पीते हैं उसको हमने एम्प्टी कर दिया या खाली कर दिया। इसमें हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है अपने हाथ को सीधे से 60 डिग्री की तरफ बाहर की तरफ ले जाइए, यानी सीधे से 60 डिग्री की तरफ बाहर में ले, और आप फर्ज कीजिए कि आप कैन या बोतल से पानी पी रहे हो और उस बोतल को खाली कर दीजिए सीधे से 60 डिग्री बाहर की तरफ। 60 डिग्री बाहर की तरफ ऐसे हाथ को कीजिए जैसे आप बोतल को खाली कर रहे हैं, ऐसे एम्प्टी कर रहे हैं। इसके अंदर फिर पेशेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए और जो हमारे हेल्थ पार्टनर होंगे वो हाथों को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर पेशेंट यहाँ पे कंधे की तरफ में दर्द बताता है तो हमारी सटीक डायग्नोसिस हो जाएगी कि एक मसल का इन्वॉल्वमेंट है और हम उस मसल को टारगेट करके चिकित्सा दे सकते हैं। दूसरा है स्कार्फ टेस्ट। आपने देखा होगा ऐसे जैसे स्कार्फ पहना जाता है, यहाँ पे एक जॉइंट होता है जी, इधर में एक जॉइंट होता है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अन्य आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होता है। इस जॉइंट के लिए वाला टेस्ट करते हैं, दूसरे की तरफ घुमाया, अगर पेशेंट दूसरे कंधे को टच किया, पीछे की तरफ लेके गए, अगर यहाँ पे एक जॉइंट में अगर पेन हो रहा है तो सीधा हमको पता लग जाएगा उस जॉइंट का आर्थराइटिस या गठिया हुआ है। तीसरा टेस्ट है कंधे को अंदर की तरफ घुमाना। कंधे को अंदर की तरफ घुमाना, देखिए हमारा कंधा पूरा का पूरा स्मूथली घूम रहा है, लेकिन कुछ पेशेंट में वो स्मूथली नहीं घूमता। उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि पेशेंट को बोलेंगे जैसे हाथ में बोतल है, उस बोतल को अंदर की तरफ गिराओ और कंधे को अंदर की तरफ घुमाओ। अगर घुमाते हुए पेशेंट को दर्द फील होता है तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है। चौथा है बाइसेप्स। ये वाले जो मसल है, जो बॉडी हम दिखाते हैं उसको बाइसेप्स बोले जाते हैं।
ये बाइसेप्स को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को ऐसे बोलना है कि आप ऐसे करो जैसे आपने बैक पॉकेट में अपना हाथ रखा, ऐसे पेशेंट को बोलिए। और यहाँ पे कंधा जहाँ पे हमारे चेस्ट के साथ कनेक्ट होता है उसके पास में अगर आप दबाएंगे और पेशेंट कूदेगा और बोलेगा मेरे को दर्द हो रहा है, तो सीधा बाइसेप्स का टेस्ट। अब आप खुद देख सकते हैं कंधे में कितने मसल हैं, कितने जॉइंट है, कितना सब कुछ है। अगर हम ये 4-5 टेस्ट कर लें तो हम सटीकता से ये पता लगा सकते हैं कंधे कौन से पार्ट में दर्द हो रहा है, और फिर हम टारगेटेड इलाज उसको पेशेंट को दे सकते हैं। कोहनी में दर्द, कोहनी में दर्द का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है टेनिस एल्बो, जो कि सचिन तेंदुलकर जी को भी हुआ था। अगेन सचिन तेंदुलकर जी को हुआ, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड जाके इलाज कराया, लाखों करोड़ों रुपए खर्चे, कई दिन तक क्रिकेट नहीं खेल पाए। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन या खेलने वालों में होती है, कॉमन लोगों में भी होती है, कारपेंटर में होती है, पेंटर में होती है, ड्राइवर में होती है, घर पे जो हाउसवाइफ्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो कपड़ा निचोड़ती हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। कुछ नहीं करना, पेशेंट को बोलना है हाथ सीधे करके अपनी कलाई को ऊपर की तरफ लेके जाओ, आप उस कलाई को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, पेशेंट फोर्स से ऊपर लेके जाएगा, तो जो है ये हाथ दिया हुआ है यहाँ पे यानी कोहनी के बाहर की तरफ में पेशेंट को पेन होएगा, तो हम सटीकता से डायग्नोस कर सकते हैं और फिर इलाज दे सकते हैं। दूसरा है हाथ के गठिया का टेस्ट। ये बहुत कॉमन मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे पास रूमेटोइड आर्थराइटिस के आते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, हाथ के जो ये वाले जॉइंट है, ये जो मुक्का मारने वाले जो नकल्स हैं, इसको पकड़ो और इसको निचोड़ो, निचोड़ो, स्क्वीज करो, निचोड़ो। पेशेंट अगर कूदेगा या दर्द बताएगा तो मुझे कहीं ना कहीं पता लगेगा कि शायद पेशेंट को गठिया बात है, फिर मैं कुछ ब्लड टेस्ट कराऊंगा, ये स्टार्ट कर सकता हूँ। पेशेंट में दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम, घर घर में प्रॉब्लम, सभी को प्रॉब्लम कमर में दर्द। इसमें भी गति की सीमा जानना बहुत जरूरी है। कमर में सामने झुकते वक्त दर्द है, पीछे झुकते समय दर्द है, साइड में बेंड होते हुए दर्द है, या ट्विस्ट करते हुए दर्द है, कमर को जो ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं, उसमें दर्द है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये पता लगेगा तो हमें पता लगेगा कमर के किस हिस्से में हमारा प्रॉब्लम लाए करता है, किस हिस्से में एक्चुअली समस्या है। अभी इसके लिए सबसे पहला टेस्ट है स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट। बड़ा आसान टेस्ट है और ये हमें पता लगा देता है मोस्टली कि कमर का दर्द डिस्क की वजह से है या पेशेंट को स्लिप डिस्क है। उसमें पेशेंट को हम सीधा लेटाएंगे, जिस साइड भी पेशेंट का झिंझनाहट जा रही है या सूनापन जा रहा है उस साइड को हम पकड़ेंगे और उस पाँव को हम उठाएंगे बिना घुटने को मोड़े। इतना अगर हम करेंगे तो पेशेंट कमर में दर्द बताएगा कि मेरे कमर में एकदम से दोबारा दर्द हो गया है। किस एंगल के ऊपर हुआ है वो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग बता पाऊंगा कौन से टेस्ट में प्रॉब्लम। आसान सा टेस्ट, आसान से डायग्नोसिस, हम लोग मिलके पेशेंट को कितना बेहतरीन इलाज देने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा है लोडिंग टेस्ट। इसके लिए कमर में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर गठिया हो सकता है। कमर का हर दर्द डिस्क की वजह से नहीं होता, इन छोटे जॉइंट्स की वजह से भी हो सकता है। इसके अंदर हमें पेशेंट को रिक्वेस्ट करना है कि जिस साइड पे दर्द है उस साइड पे ट्विस्ट करे और पीछे की तरफ झुके, जैसे ये पेशेंट कर रहा है। जहाँ पे हाथ है वहां पे अगर दर्द होगा तो पता लग जाएगा उन छोटे जॉइंट्स की वजह से दर्द है। हम टारगेटेड इलाज उन छोटे जॉइंट्स की तरफ ही करेंगे, हम स्लिप डिस्क को छोड़ देंगे और एमआरआई कराने की या एक्सरे कराने की या सीटी स्कैन कराने की जरूरत ही नहीं है। कम से कम डायग्नोसिस में बेहतर से बेहतर इलाज, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, गरीब जनता का भी कल्याण करेंगे। चौथा है फेबर टेस्ट। फेबर टेस्ट के लिए हमें ये 4 बनाना है, फिगर ऑफ 4, जैसे आप देख सकते हो ये 4 बना हुआ है। 4 बना के एक साइड के घुटने को दबाना है और एक साइड के कमर को दबाना है। तो पीछे की साइड में एक छोटे से और जॉइंट होते हैं जिसको एसआई जॉइंट बोलते हैं, उसमें भी एक टाइप का गठिया होता है जो कि कॉमन यंग मेल्स यानी युवा आदमियों में, मेरे और सुमित जी जैसे या आप जैसे युवा आदमियों में वो चीज कॉमनली देखी जाती है। तो इस चीज का डायग्नोसिस भी हम बिठा सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे से बात की हो, आप नोटिस करेंगे मैं हमेशा पेशेंट से 3 सवाल जरूर पूछता हूँ पहले बात करने से पहले। आप कहाँ के हो, आपकी उम्र क्या है और आप क्या काम करते हो। नाम तो मेरे पास लिखा हुआ आ ही जाता है, उसके कारण होते हैं। उम्र के साथ पता लगता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम ओल्ड एज ग्रुप में ही या वरिष्ठ लोगों में ही आती है, कुछ प्रॉब्लम युवा लोगों में ही आती है। मुझे वहीं से पता लग जाता है। क्या काम करते हो, काम से भी बहुत हद तक पता लगता है कि क्या डायग्नोसिस हो सकता है पेशेंट का।
कहाँ की हो, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ रीजन की एंडेमिक होती है, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ रीजन में ही मिलती है, तो हमको वो चीजें जानना, वो चीजें पहचानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा पेशेंट से पहले ये वाली बात करता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं कि क्या दिक्कत है। तो हिस्ट्री का और ये सब जो टेस्ट हैं, इनका जो इम्पोर्टेंस है, इनका जो महत्व है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन से दामी इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चौथा है पायरिफॉर्मिस टेस्ट। यहाँ पे बहुत कॉमन मसल होता है। मेरे पास पिछले एक हफ्ते में शायद 4 या 5 जियो से ही केसेस आ चुके हैं जिसमें बड़े दिन से इलाज चल रहा था कि पेशेंट को डिस्क की प्रॉब्लम है, पर निकलती वो यहाँ पे एक छोटे से मसल की वजह से है, जिसको हम ये छोटा सा टेस्ट जिसमें हम 4 बनवाएंगे और फिर जो हमारे हेल्थ पार्टनर हैं वो घुटने को मोड़ेंगे, इससे किया जा सकता है। इसको पायरिफॉर्मिस टेस्ट बोलते हैं। और इस पायरिफॉर्मिस मसल को थोड़ा सा खींचने से या स्ट्रेच करने से दर्द एकदम चला जाता है। जो सालों से पेशेंट भुगत रहा होता है, छोटी सी चीज से दर्द चला जाता है, छोटे से इलाज से चला जाता है, छोटे से डायग्नोस्टिक टेस्ट से चला जाता है। घुटने का दर्द, घुटने में सूजन, ये जानना बहुत जरूरी है कि सूजन घुटने में क्या होती है। तो घुटने में सूजन ऐसी होती है, ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, घुटने में एक उभराव दिखता है, वो अगर उभराव गायब हो जाए या पूरा का पूरा एक बॉल की तरह घुटना दिखने लगे, माने घुटने में सूजन है। घुटने में सूजन है तो उसके फिर कारण है बहुत सारे, एज के अकॉर्डिंग भी है, डायग्नोसिस के और फिर डायग्नोसिस हमारा ज्यादा अच्छा बैठ सकता है। दूसरा है घुटने में कड़कड़ाहट। ये ओल्डर एज ग्रुप में, बूढ़े लोगों में देखा जाता है जब घुटने का गठियावात हो जाता है। इसके अंदर क्या करना है, पेशेंट को लिटाना है, घुटने को सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, तो दायां हाथ जो इसमें कड़कड़ 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 की फीलिंग आएगी। इसका मतलब घुटने उम्र की वजह से उनमें गठिया हो चुका है, तो हम उसमें भी एक बेहतरीन इलाज दे सकते हैं। तीसरा है घुटने के अंदर की तरफ दर्द। ये दायां घुटना है जिसमें अंदर की तरफ दर्द हो रहा है। ये जहाँ पे पेन का मार्क लगा है वहां पे दबाएंगे तो पेशेंट कूद के बोलेगा मुझको दर्द हो रहा है। ये एक साइन है, ये एक लक्षण है घुटने में गठियावात का। एडी की गति की सीमा, अब हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, बिल्कुल पांव पे आ गए हैं, जिसके हम एडी की गति की सीमा जानने की कोशिश करेंगे। एडी में दर्द उठाने पे हो रहा है या नीचे ले जाने में हो रहा है, अंदर की तरफ घुमाने में हो रहा है या बाहर ले जाने की तरफ हो रहा है, कब हो रहा है। हर एडी का दर्द एंकल स्प्रेन नहीं होता, हर एडी का दर्द मोच खाने से नहीं होता है। हमको दूसरे कारणों को भी रूल आउट करना होता है, उसमें आप मेरी भरपूर सहायता कर सकते हैं छोटे छोटे टेस्ट करके या बता के कि कौन से गति की सीमा में, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ घुमाने में, ऊपर की तरफ ले जाने में, नीचे की तरफ ले जाने में कब दर्द हो रहा है। अगर आप ये सब बता पाएंगे तो मैं ज्यादा अच्छा इलाज पेशेंट को दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बेटर डायग्नोसिस आ पाएगा पेशेंट का, और फिर इन्वेस्टिगेशन कराने से भी हम लोग बचेंगे। पाँव के तलवे में दर्द, ये बहुत कॉमनली यंग लोगों में देखा जाता है, जिसमें पेशेंट सुबह जब सो के उठता है तो पाँव के तलवे में बहुत दर्द होता है इस रीजन में, और फिर जैसे जैसे चलता जाता है कम होता जाता है, या बहुत देर बैठने के बाद खड़ा होता है तो ये दर्द होता है। बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन इसके इलाज हैं, बड़े इजी इसके इलाज हैं, लेकिन इसको डायग्नोस करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम एड़ी के दर्द में हमेशा सोचते हैं कि कभी मोच खाया होगा या चोट लगी होगी, तो हमको ये सब चीजें लेके चलनी है। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मुझे अपना टाइम दिया। मेरा फोन नंबर है, मेल आईडी है, मेरी वेबसाइट है, सब कुछ है यहाँ पे। आप किसी भी चीज के लिए मेरे पास पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं, जियो के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। आइए आप हम सब मिलके भारत के स्वास्थ्य को अच्छा करने की कोशिश करें। गांव के उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति का इलाज सटीकता के साथ और बेहतर और सबसे सस्ते तरीके से करने की कोशिश करें। थैंक यू। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपसे। थैंक यू डॉक्टर रचित सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आपने सभी के साथ। तो अभी मैं चाहूंगी कि हमारे जो भी हेल्थ पार्टनर्स हैं, यदि उनके मन में कोई सवाल है या कोई प्रश्न है तो वो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो एक एक करके प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछिए। जी डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, बताइए आप कुछ बोलना चाह रहे हो शायद।
किसी का कोई सवाल या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप डॉक्टर रचित गुलाटी के साथ। सर आई थिंक किसी का कोई अभी सवाल नहीं है। चीज बोलना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर रचित गुलाटी ने अभी जितनी अच्छी तरीके से चीजें को समझाई है, इन चीजों में कुछ ऐसा तो आप लोग को समझ में नहीं आया हो या आप लोग चाह रहे हो कि फिर से आप लोग को समझाया जाए, एक बार बताया जाए, तो आप लोग उसके लिए भी एक बार बता सकते हो। हाँ पूछना है सर। हेलो हेलो, राम जी बताइए। राम जी हेलो। हाँ जी सर बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी सर बताइए, आपकी आवाज आ रही है हमें। हाँ मेरी माता जी को अर्थराइटिस है अच्छा जी। जी, और काफी समय से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छे अच्छे ऑर्थोपेडिक को दिखाया है, पर उनका दर्द जो है हमें अपने घर से ही नहीं भगा मिल रहा है। ओके, तो मैं डॉक्टर रचित गुलाटी से चाहूंगा कि सर आप इसका कुछ आंसर दीजिए कि इस पे हम क्या कर सकते हैं कि उनके जो मदर जी हैं वो ठीक हो जाएं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस क्यों हो रहा है। देखिए, दर्द जो होता है, दर्द एक सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है। दर्द बीमारी कभी भी नहीं होती है। वो दर्द के लक्षण के थ्रू जाके मुझे बीमारी जानना बड़ा जरूरी होता है। बीमारी से जी होती है। मूलभूत कारण अगर मैं पकड़ लूंगा कि क्या, कहाँ आर्थराइटिस हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो दर्द दर्द तो देखिए एक सिम्टम है, दर्द एक लक्षण है, उसको निकालना बहुत छोटी सी बात है। दूसरी चीजों को जड़ से निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं आपसे विनती करूंगा, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, बाकी आप जियो के माध्यम से कभी भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार दादाजी को देखेंगे, आप और हम मिलके देखेंगे, आप और हम मिलके कुछ टेस्ट करेंगे उनके ऊपर। जरूरत पड़ेगी तो कोशिश करेंगे सस्ते से सस्ते में हो जाए, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी माताजी को दर्द से मुक्ति दिला सकें। लेकिन उसके लिए पहले डायग्नोसिस करना, पहले सटीकता से ये पहचानना कि दर्द क्यों हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो आप जरूर जब भी फ्री हो, माताजी जब भी चाहें आप मेरे तक पहुंच सकते हैं, मैं आपके लिए सदैव अवेलेबल हूँ। तो सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी हाँ सुन जी, पा रहे हाँ हैं। हाँ जी, इफ्तिकार जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर जी। हेलो। मैं जानना चाह रहा था, अभी हमारी एक पेशेंट है चंदोसी साइड की, हाँ जी। और डॉक्टर एस शर्मा के डायग्नोज में चल रही थी वो, और उन्होंने उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है डायग्नोज किया है। ओके। डॉक्टर साहब, उनके राइट लेग के अंदर जो है, जो अभी आपने एक एक्सरसाइज बताई, जो सर्विस पॉइंट बताया था जहां पर हम चेक कर सकते हैं, स्वेलिंग रहती है घुटने के नीचे वाले पार्ट्स में, अच्छा और अच्छा चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। 2 महीने उनका ट्रीटमेंट चलते हुए हो गए, बट लगभग एक हफ्ता तक तो वो ठीक रही। उसके बाद में जो है अभी अच्छा भी डंडा उनके हाथ से नहीं छूटा है। स्वेलिंग बराबर रहती है, और पेन जो होता है इस तरह से होता है जैसे किसी ने निडिल चुभो दी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, देखिए, अल्ट्रासाइट वगैरह चलाई है अब डॉक्टर साहब उन्होंने। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है हमें कि स्वेलिंग के लिए कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी। स्वेलिंग क्यों हो रही है? स्वेलिंग होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि उम्र की वजह से घुटने की जो 2 हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ गई, और बार बार रगड़ खाने की वजह से वहां पे स्वेलिंग हो गई या पानी भर गया। अब या तो पानी निकाला जा सकता है या पानी को सुखाया जा सकता है। पानी को सुखाने की एक टाइप की मेडिकेशंस होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ इलाज होते हैं जो कि हम दे सकते हैं। मैं आपसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इफ्तिकार जी कि यदि आप एक बार अपनी माता जी, अपने अपने पेशेंट का रेफरल करा सकें, या एक बार ऐसे ही वीडियो कॉलिंग पे मुझे पेशेंट से बात करा सकें, तो मैं ज़्यादा अच्छा जान पाऊंगा कि स्वेलिंग कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है, कब से हो रही है, क्या उनके ब्लड पैरामीटर्स हैं, शुगर वुगर तो नहीं है उनको, उनके घुटने कहीं मुड़ तो नहीं गए हैं, उनके घुटने कहीं टेढ़े तो नहीं हो गए हैं। देखिए, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, आप सबके लिए समझना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ केमिस्ट्री काम नहीं करती है, यानी जी रसायन शास्त्र काम नहीं करता है, जी जी। फिजिक्स भी काम करती है। हमारी बॉडी की फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे हाथ ऐसे हैं, अगर मेरे हाथ ऐसे हो जाएं
तो मेरे हाथों में दर्द होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हर जोड़ का है, इसीलिए मैं पेशेंट को पूरा दूर से हमेशा पूरा का पूरा देखने की कोशिश करता हूँ कि वो एक लाइन में, एक सीध में है कि नहीं है। नहीं है तो हमें उसको एक लाइन में, सीध में पहले करना है, ताकि जॉइंट का, एक जोड़ का पर्टिकुलर हिस्सा ज्यादा प्रेशर में ना रहे, पूरे जोड़ में इक्वल प्रेशर रहे। तो उसके लिए एक बार मैं पेशेंट देखना चाहूंगा और हम और आप मिलके फिर कोशिश करेंगे आपके पेशेंट को ट्रीट करने की। जी सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ सर, मेरा एक सवाल है। जी जी बताइए। सर मेरे यहाँ एक पेशेंट है, समथिंग 18 से 20 साल उम्र है, एक लड़की है। ठीक है, वो आर्थराइटिस से जो है कि समथिंग लगभग कम से कम 8-10 साल से परेशान है। उसके जोड़ जोड़ में हर जॉइंट पे उसको पेन होता रहता है। तो बहुत दवाई जो है कि बीएचयू से भी, यहाँ बीएचयू बनारस से वो भी मतलब दवाई कर चुकी है, लेकिन उसको अभी कोई रिलीफ नहीं। जब तक मेडिसिन लेती है तब तक उसको आराम मिलता है, और बाकी मेडिसिन छोड़ के उसको फिर से जो है कि फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए रामकिशोर उसमें जी, क्या किया जाए? ठीक है रामकिशोर जी, हाँ सबसे पहला इलाज जो हम पेशेंट को देते हैं वो है बेहतरीन काउंसलिंग, पेशेंट से बात करना। पेशेंट को ये समझाना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को जो आर्थराइटिस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आप लोगों के लिए भी समझना जरूरी है। आप अपने पेशेंट को समझाइए कि आर्थराइटिस जो होता है, जो ये हम यंग लोगों में होता है, जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें शरीर का खून और शरीर के जॉइंट्स के बीच में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है। अब मैं कोई भी चीज शरीर से बाहर तो नहीं निकाल सकता, ना खून ना जोड़, इसीलिए हमको युद्ध विराम करना पड़ता है, सीज फायर करना पड़ता है, दोनों की लड़ाई को रोकना पड़ता है। वो रोकने के लिए मुझे दवाई देनी पड़ेगी, वो रोकने के लिए मुझे दवाई देनी पड़ेगी। जिस दिन मैंने वो ब्रेक हटा दिया फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर दर्द आ जाएगा। इसीलिए तो दवाइयां ज्यादातर पेशेंट में अनफॉर्चुनेटली आजीवन चलती है। खुद से दवाई को कभी रोके नहीं, खुद से दवाई को कम ज्यादा ना करें, खुद से दवाई को चेंज ना करें। ये पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी है कि दवाई में कुछ भी बदलाव अगर करना है, या दवाई की वजह से साइड इफेक्ट आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा दवाई खा रही हूँ या खा रही हूँ, थोड़ी कम करो, जरूर डॉक्टर से परामर्श लें, सर्टिफाइड रिमेटोलॉजिस्ट से परामर्श लें। खुद से ऊपर नीचे नहीं करें, ये घातक हो सकता है, ये खराब हो सकता है। और अब तक जो बेचारे डॉक्टर ने इतनी मेहनत की, बीएचयू के डॉक्टर ने, उस पे सब पानी फिर सकता है, क्योंकि दवाई को बीच में शायद रोक दिया गया या चेंज कर दिया गया। तो जरूर परामर्श लें डॉक्टर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है देश में कि डॉक्टर ने इतनी दवाइयां दे दी, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं और मैं खुद से करूंगा या करूंगी। वैसे नहीं होगा, आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा और उसका जरूर से जरूर इलाज करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश भी करेगा डॉक्टर। कोई डॉक्टर दवाइयां खिलाना नहीं चाहता है साहब, डॉक्टर कम से कम दवाई में बेहतरीन इलाज ही कराना चाहता है। और सर अभी हमारे पास 2-3 पेशेंट अभी और हैं। एक लेडीज है, उनका उम्र समथिंग वही 60-65 के अबव है। उनके नी में जो है कि यानी कि उनको राइट वाले नी में उनको पेन होता है। ये जो पटेला होता है ना, उसके जस्ट नीचे होता है। ये काफी दिनों से जो है कि कम से कम 3 से 4 महीने तक 3 से 4 महीने से पहले से परेशान है। जरूर उसको आप उनको मरीज हम को जो है कि उनको हम दवाई दे रहे हैं। उस दवाई से उनको काफी आराम है, लेकिन उनको पेन किलर दे रहे हैं, हो सकता है इसके वजह से उनको आराम है। बस यही प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं हम लोग मिलके ये गलती कर रहे हैं। गलती नहीं बोलूंगा, ये कॉमन सोच है कि दर्द को खत्म कर दो तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। वो फिर वही बात है कि दर्द को खत्म नहीं करना है, हमें बीमारी को खत्म करना है। बीमारी खत्म होएगा तो दर्द, जो कि सिर्फ एक मात्र लक्षण है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आप बुलाइए पेशेंट को, हम मिलेंगे साथ में, हम मिलके उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे। ठीक सर। ऐसे हमारे यहाँ बहुत पेशेंट हैं जिनको कि ऐसे जैसे कि कभी कभी पैर में नी से नीचे जो है कि फटने जैसा दर्द होता है, तो किसी के एंकल में जो है कि दर्द हो रहा है। ऐसे पेशेंट बहुत हैं हमारे पास। मैं आप लोगों के लिए सदैव अवेलेबल हूँ जी। अगर ऐसे पेशेंट है तो मैं अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से कोशिश करूंगा कि भारत में दर्द जितना हो सके कम से कम रख पाए। हाँ सर।
राम किशोर जी, आप थैंक यू सर। जितने भी पेशेंट हैं वो आप हमारे जियो माध्यम के थ्रू डॉक्टर रचित गुलाटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, हमने कई पेशेंट्स का कंसल्टिंग भी करवाया है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, ऐसे और बाकी फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, 3-4 कम से कम 5-6 पेशेंट से जो है कि लगभग हमने करा चुका है। अभी लगभग सभी को आराम मिला है। इसलिए हम बहुत अच्छी बात है। जियो मित्र ई क्लिनिक को बहुत बहुत दिल से हम थैंक्स करना चाह रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी धन्यवाद। बात है। कम से कम इसी की वजह से हमको यहाँ के लोग अब थोड़े धीरे धीरे अब जानना स्टार्ट हो गए हैं। नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छी बात है, आपने दिल खुश कर दिया रामकिशोर जी आज तो बोल के। ठीक सर। अभी और किसी का कोई सवाल है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो आई थिंक प्रिया अब इसको रैप अप करते हैं। एक बार आप लास्ट में एक धन्यवाद कर दीजिए डॉक्टर साहब का, उसके बाद हम इसको रैप अप करते हैं। ठीक है सर, अभी डॉक्टर लखन सिंह ने अपना हैंड रेज किया है। आई थिंक वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। या प्लीज डॉक्टर लखन साहब। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। देखिएगा लेफ्ट साइड पे नीचे म्यूट का बटन है, उस पर क्लिक करिएगा। हो जाइए तो ना। इससे उनका हैंड रेज हो गया है। अच्छा जी, चलिए फिर मैं अंत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और डॉक्टर रचित, आपका तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा हम लोग के लिए अवेलेबल रहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बढ़िया जानकारी भी आपने सबको दी। और साथ ही में सभी हेल्थ पार्टनर्स को ये भी कहूंगी कि जैसा कि सर ने बताया, तो हमें एक सटीक डायग्नोसिस करना है ताकि हम अपने सारे मरीजों को अच्छी तरीके से ठीक कर पाएं। और उसके लिए जैसा सर ने बताया वैसा तो करना ही है। और आप सभी वाइटल्स भी प्लीज उसमें भरें, जो भी पेशेंट को ओपीडी डालें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम ये वेबिनार को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रचित गुलाटी जी, आप इस थैंक यू वेबिनार में सुमित जी। आपका थैंक यू धन्यवाद। प्रिया जी। थैंक यू आप सब। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।